हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज के अंत में क्वेश्चन पूछते हैं और कल का मेरा क्वेश्चन था कि बताइए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत में 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है या 20% वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के चलते होता है। और उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ही तमिलनाडु में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, आज हम क्विज को आगाज करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो टास्क हम लोग दिए थे उसको पूछते हैं। कल का मेरा टास्क था कि विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। आपको इस क्विज में क्या मिलेगा कि आपको जो भी है हम देते हैं याद करने के लिए वो एक चीज़। दूसरा कि करेंट अफेयर्स भी लास्ट में बता देते हैं कि आज के करेंट अफेयर्स क्या रहता है। तीसरा में जो स्टैटिक्स जीके है सारा चीज़ चला देते हैं। करेंट के साथ भी स्टैटिक्स जीके चलता है, तो इसलिए कृपया करके पूरा के पूरा क्लास आप देख लें, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए। एक और चीज़, रेलवे के लिए जो ट्विटर कैंपेन हुआ था उसमें आप ज़रूर भाग लीजिएगा। अगला देखिए कैसा होता है। अगर आप भी रेलवे की तैयारी करते हैं, कोई भी जॉब की तैयारी करते हैं, तो प्लीज़ रेलवे को सपोर्ट करें। ठीक है, यानी रेलवे को करें कि रेलवे के जो कैंपेन में भाग लें, ट्विटर पर कैंपेन करें ज़रूर आप भी दोस्त। ठीक है ना? चलिए अगर अब हम क्विज को स्टार्ट करते हैं। आइए, ये मेरा टीम ए है, टीम बी है, दोनों से पूछते हैं। ठीक है, आइए। गेट का बाबू मुख्यालय कहाँ है? गेट, GATT गेट होता है ना। गेट का देखिएगा स्थापना पूछेगा कि कब हुआ था? 1948 में। गेट का स्थापना 1948 में। गेट का राष्ट्रीयकरण करके 1 जनवरी 1995 को इसका कहाँ हो गया बाबू? इसका स्थापना कब, राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1995 को। और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब सर ये गेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड, ट्रीटी ऑन ट्रेड ऐसे करके होता है इसका फुल फॉर्म GATT का। ठीक है, आइए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। बहुत बढ़िया। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। एशियाई विकास बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1966 में। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है बाबू? तो मनीला में। कोई दिक्कत? फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला। वहाँ पर ही, वहीं पर विश्व चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। फिलीपींस की राजधानी भारत में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? उड़ीसा के कटक में। और उड़ीसा के कटक में ही 23 जनवरी 1897 को डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। नहीं? बताइए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी एशियन का स्थापना कब हुआ था? हाँ, 1967 ईस्वी में। हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। हेडक्वार्टर जकार्ता में है। यानी कहने का मतलब है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ जो है जकार्ता, और जकार्ता कहाँ की राजधानी है बाबू? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जो है वह जावा द्वीप पर है। कहाँ है? जावा द्वीप पर है। ठीक है, अच्छा। अब पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है? इंडोनेशिया। और सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कहेगा तब इंडोनेशिया, सबसे बड़ा द्वीप समूह कहेगा तो, सॉरी, द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड। यानी सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड और सबसे बड़ा द्वीप समूह कहेगा तो इंडोनेशिया। बहुत शुक्रिया। बताइए, नाटो का मुख्यालय कहाँ है बाबू? नाटो का मुख्यालय बताइए। नाटो का मुख्यालय टीम ए बताइए। ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। ठीक है, यानी बेल्जियम का राजधानी कहाँ है बाबू? ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। ठीक है, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को। कोई दिक्कत है? नाटो से अगर आप निकलना चाहते हैं बाहर तो इसे क्या करना पड़ता है? 4 साल पहले आपको बताना पड़ता है। बहुत सुंदर।
अफ्रीका एकता संघ का स्थापना सॉरी मुख्यालय कहाँ है बाबू? अदीस अबाबा। अफ्रीका में ही सवाना मरुस्थल है। सवाना, अफ्रीका में सवाना घास के मैदान है। सवाना घास के मैदान कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका में ही सहारा मरुस्थल है। सहारा पश्चिमी अफ्रीका में ना। पेरू और बोलिविया के सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा नौकायन झील कौन है? टिटिकाका। कौन है? टिटिकाका। पेरू और बोलिविया की सीमा पर। बोलिविया की राजधानी कहाँ है? लापाज। जो कि विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी कौन है? बोलिविया की राजधानी लापाज। और पेरू की राजधानी लीमा। पेरू के धारा को ही हमबोल्ट की धारा कहते हैं। पेरू की धारा को ही हमबोल्ट की धारा कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है? आप पेरू की धारा या हमबोल्ट की धारा कैसी जल धारा है? तो ठंडी जल धारा है। कैसी जल धारा है? ठंडी जल धारा है। समझ में आ रहा है ना? आइए, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है? रेड क्वार्टर का मुख्यालय जिनेवा। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ था? 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। प्रत्येक वर्ष 8 मई को रेड क्रॉस के स्थापना दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कहिए मनाया जाता है? 8 मई को। रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। कब कब? तो 1917 में, 1944 में, 1963 में। समझ में आ रहा है? 1917, 1944 और 1963 में नोबेल प्राइज मिल चुका है। किसको? रेड क्रॉस संस्था को। सर्वप्रथम शांति का नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को ही मिला था, यानी हेनरी ड्यूनेंट को मिला था। हेनरी ड्यूनेंट को ही सर्वप्रथम शांति का नोबेल प्राइज। कोई दिक्कत है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। स्थापना 1985 हो जाती है, हो जाता भी है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय कहाँ है बाबू? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, यानी केन्या की राजधानी नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी। यहीं पर यूएनईपी का मुख्यालय है। यूएनईपी की स्थापना कब हुआ था? 1972 में। 5 जून 1972 को हुआ था। प्रतिवर्ष 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? अब देखिएगा, इंटरपोल। इंटरपोल को क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन। इंटरपोल को क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन। तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है बाबू? पेरिस में। इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। 7 सितंबर 1923 को। बहुत सुंदर, बहुत बेमिसाल, बहुत सुंदर। इंटरपोल के मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का पेरिस, फ्रांस में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? 1946। यूनेस्को के 1945 में। बहुत बढ़िया। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस में। कोई दिक्कत है? इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को हुआ था। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। इसके बारे में चर्चा कर ली है। अमेरिकी राज्यों का संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिकी राज्यों के संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। इसमें डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी में डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अच्छा, वाशिंगटन डीसी में और किस चीज़ का मुख्यालय है? तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में ही है। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा। अरब लीग का मुख्यालय काहिरा है। अरब लीग का स्थापना 1945 में हुआ था। इसका ये थी हेडक्वार्टर मिस्र के राजधानी काहिरा में है। काहिरा को कैरो के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, काहिरा को ही कैरो के नाम से। कोई दिक्कत है? आइए बताइए, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। ठीक है, कॉमेकॉन परस्पर आर्थिक सहायता परिषद के हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? कॉमेकॉन के मास्को। रूस की राजधानी मास्को। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी को किस नाम से जानते हैं? रॉसकॉस्मोस। ठीक। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है फिलहाल में? व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है। अच्छा, रूस के राजधानी मास्को हो गया। रूस के मुद्रा का क्या नाम है? रूबल। रूस के मुद्रा का नाम रूबल है। ठीक है। आइए बताइएगा आप, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज।
वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। बहुत बढ़िया। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेज का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय जिनेवा में है। बहुत बढ़िया, बेमिसाल। आइए, अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? अफ्रीकी आर्थिक आयोग का मुख्यालय अदीस अबाबा। अदीस अबाबा कहाँ का राजधानी है? यहाँ इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसा ही टलने रहो, ठीक है। इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। अब पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बगदाद। अब बगदाद कहाँ की राजधानी है? इराक की राजधानी बगदाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ठीक। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग के हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के हेडक्वार्टर वियना में है। वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। बहुत बढ़िया। अंकटाड का स्थापना कब हुआ था? अंकटाड का मुख्यालय बताइए। जिनेवा में। कहाँ पर? जिनेवा में। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में। इसका स्थापना 1964 में। कब? 1964 में। नहीं, कोई दिक्कत? आइए, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना की बात करें तो 1961 ईस्वी में हुआ था। इसका चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह लाल पांडा। कौन पांडा? लाल पांडा। कोई दिक्कत है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 23 जून 1894 को। 23 जून। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड। ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। बहुत बढ़िया, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। यूरोपीय कॉमन मार्केट। यूरोपीय कॉमन मार्केट, बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। जिनेवा कहाँ है? जिनेवा, जिनेवा है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, ठीक। अच्छा, बताइए, चोगम का यानी राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन का बताइए आप मुख्यालय कहाँ है? स्ट्रासबर्ग में, ठीक। बहुत बढ़िया। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का बताइए मुख्यालय कहाँ है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ओपेक का स्थापना कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। ओपेक से कतर कब अलग हुआ था? 2018 में। 2018 में ओपेक से कतर देश अलग हुआ। अब वर्तमान में 13 देश है, पहले 14 था। अब ओपेक में सदस्य देशों की संख्या 13। बेहद सुंदर। आइए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। बहुत सुंदर दोस्त, ठीक है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? उस पलाटी है, पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? जिनेवा में है। बहुत बढ़िया। बताइए, राष्ट्रमंडल का कहाँ है? लंदन। राष्ट्रमंडल खेल सर्वप्रथम कब खेला गया था? 1930 में। राष्ट्रमंडल खेल का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रमंडल का 1926 में। बाप रे, बहुत सुंदर। यूरोपीय आर्थिक समुदाय। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुआ था? सॉरी, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का बताइए आप हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा। कहाँ पर? जिनेवा, ठीक है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग, ठीक। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ है? यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1975 में हुआ था। हेडक्वार्टर पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। अच्छा, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय के मुख्यालय कहाँ है? सुनिएगा, यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय का कहाँ पर है हेडक्वार्टर, मुख्यालय?
जिनेवा। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय के ब्रुसेल्स में। एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का कहाँ है मुख्यालय? हाँ, बैंकॉक में। बहुत बढ़िया। यानी दोस्त, एशियाई और प्रशांत क्षेत्रों का आर्थिक और सामाजिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है? थाईलैंड देश को क्या ख्याल आया कि अभी सफेद हाथियों का देश कहेगा तो हाथियों का देश कहेगा तो सफेद हाथियों का देश है थाईलैंड। हाथियों का देश लाओस और सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। खुद ही कहते। लाओस की राजधानी कहाँ? वियंतियान। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई। लाओस के? कंबोडिया के? नहोम पेन। खुद ही कहते। आओ तो आगे बढ़ते हैं। यूनिसेफ। यूनिसेफ का बताइए हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। खुद ही कहते। कोई डाउट? तो चलिए दोस्त, हम स्टार्ट करते हैं। अब कल का मेरा क्वेश्चन रहेगा होमवर्क में, आप ध्यान से सुनिए। आप भी आइएगा याद करके। आप लोग दोस्त जनवरी से लेकर अप्रैल तक दिवस याद करके आना है। जनवरी से लेकर अप्रैल तक पूरा दिवस आपको याद करके आना है कि कौन कौन, जैसे लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है तो 4 जनवरी को। ठीक है, यह जनवरी से लेकर अप्रैल माह तक। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अब बायोलॉजी में। आइएगा, श्वसन तंत्र से संबंधित जितना क्वेश्चन है पूछेंगे और आगे परिसंचरण तंत्र ये सब चलेगा। स्तनधारियों में श्वसन होता है फुफ्फुस यानी फेफड़ों द्वारा। स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है बाबू? फुफ्फुस यानी फेफड़ा द्वारा। स्तनधारी में कौन आता है बाबू? इसको इंग्लिश में मैमल्स कहते हैं। यानी हम लोग जो मनुष्य हो गया, गाय भैंस बकरी, सब क्या है? मैमल्स है, स्तनधारी है। तो इस सब में श्वसन किस माध्यम से होता है? तो फेफड़ा के माध्यम से। जबकि मछलियों में किसके द्वारा? तो गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा, यानी गलफड़ के द्वारा क्या होता है? श्वसन की क्रिया होता है। उसमें स्किन के द्वारा भी होता है। किसमें? नहीं, स्किन के द्वारा भी होता है, यानी त्वचा के माध्यम से भी होता है। दोनों के माध्यम से। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है एल्वियोली। एल्वियोली। गैसीय विनिमय कहने का मतलब आप लोग समझ रही हैं? गैसीय विनिमय का मतलब बाबू कि जहाँ पर गैस का आदान प्रदान हो रहा हो, वह कौन सा फेफड़ा में जगह होता है? तो एल्वियोली। कौन होता है? एल्वियोली। श्वसन क्रिया में वायु के घटक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प एवं नाइट्रोजन में से जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह है नाइट्रोजन। करें कि श्वसन क्रिया में वायु के घटक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प एवं नाइट्रोजन में से जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है वह कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन फुफ्फुस के द्वारा होता है। फुफ्फुस के द्वारा, उसके बाद रक्त के द्वारा, उसके बाद में ऊतक के द्वारा होता है। ठीक, यह एक क्रम था। यह एक क्या था? सही क्रम था। यानी फुफ्फुस के द्वारा, फिर होता है रक्त के द्वारा, फिर होता है ऊतक के द्वारा। क्या चीज़ बाबू? तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वसन की गति बढ़ जाती है। जब देखिएगा रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है ना बाबू, तो श्वसन की गति क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। यानी श्वसन तेज लेने लगता है आदमी। कोई दिक्कत है? कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्त मुख्यतः प्रभावित करती है तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना दोस्त, इसको CO कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO होता है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है कि ऑक्सीजन में जो रक्त होता है ना, ब्लड में जो ऑक्सीजन रहता है उसके मात्रा को कम कर देता है। CO क्या करता है? उसके फ्लो को क्या कर देता है? रोक देता है। समझ में आ रहा है ना? इससे भयानक बीमारी हो जाती है। कोई दिक्कत? इससे हमारे मस्तिष्क प्रभावित होता है। देखिए, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है ATP के रूप में। श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है?
एडिनो ट्राइफास्फेट, एमिनो ट्राइफास्फेट के एडिनो ट्राइफास्फेट होता है। ठीक है। हृदय, फेफड़ा, यकृत और वृक्क में से मानव शरीर का वह अंग जो शरीर का ताप को नियंत्रित रखता है कौन है बाबू? तो फेफड़ा। फेफड़ा जो है मानव शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है। हृदय, फेफड़ा, यकृत और वृक्क में से मानव शरीर का वह अंग जो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है वह होता है फेफड़ा। जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है वह ATP होता है। ATP होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? 72 बार। हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। 2 धड़कनों के बीच यानी 2 धड़कन के बीच जो थोड़ा सा रहता है ना, माने टाइम मिल जाता है, उसी में हृदय आराम कर लेता है। समझ में आ रहा है ना? हृदय आराम करता है तो 2 धड़कनों के बीच, 2 धड़कनों के बीच। ठीक है। काश 2 दिल होते सीने में, एक टूटे भी जाते तो गम ना होता जीने में। समझ में आ रहा है ना? तो कहने का मतलब होता है कि काश 2 दिल होते सीने में, यानी दिल एक ही होता है ना, कि समझिएगा कि 2 दिलवा के बीच के ना, एक ही दिलवा में जो धड़कनवा होता है ना, एक से धड़कन, एक में धड़का, नेक्स्ट टाइम जो धड़केगा ना, इसके बीच में ही हृदय क्या कर लेता है? आराम कर लेता है। ना कि 2 हृदय होता है, ऐसा मत सोचिएगा। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। कैमरा मास्टर भी बड़ी बेचारा टूटा हुआ इंसान है। देखिए, सीने में दर्द, बाप रे, सीने में दर्द, पसीना एवं मचलाना, जी मचलाना ना, आदमी कहता है कि जीवा बेचैन बा हो। ठीक है। अब बाह में दर्द एवं झंझनाहट, टांगों में दर्द में से वह लक्षण जो हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है तो टांगों में दर्द। बाकी अगर तो सीना में दर्द है, सीने में दर्द है, पसीना खूब छूट रहा है, जी मचला रहा है, बाह में दर्द हो रहा है, तो समझिए कि हार्ट अटैक आ रहा है। क्या आ रहा है? हार्ट अटैक आ रहा है। कोई दिक्कत है? लेकिन पैर में अगर एथी होगा ना, आपका झंझनाहट, चाहे झिनझिनी किसी को चढ़ जाता है दोस्त पैरवा में, तो वो हार्ट अटैक का नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो वो मार देता तो उससे भी हो जाता, तो कितना आदमी, समझ रहे हैं ना, चल जाता। कोई दिक्कत है? आइए सुनिएगा ध्यान से। निम्न में से हृदयघात के सटीक लक्षण क्या है? यानी हृदयघात के बाबू सटीक, हार्ट अटैक का क्या है सटीक लक्षण? तो सुनिएगा। जी मचलाना, सिर में दर्द होना, जी नहीं, सिर में दर्द नहीं, तेज पसीना आने लगेगा। सुनिएगा, ये हार्ट अटैक का क्या पहचान है? तो जी मचलाना, आपका बेचैन हो जाएगा मियाज, तेज पसीना छूटेगा, सीने में तेज दर्द होगा, सीने में तेज दर्द होगा, तो समझिएगा कि हार्ट अटैक का यह क्या है? प्रतीक है, लक्षण है। लेकिन सिर में दर्द और टांग में दर्द यह हार्ट अटैक का कारण नहीं है। बहुत बढ़िया। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं बाबू? कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है। तो हृदय जो स्पंदन होता है ना, वह विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है, यानी एक प्रकार का विद्युतीय इसमें तरंग भी उत्पन्न होता है जो उपजती है। तो हृदय में ही वह क्या होता है? उपजता है। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती हैं तो हृदय के बराबर। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है तो हृदय के बराबर। एक नाड़ी मानव कलाई में नाड़ी जो है ना, ऐसे नहीं डॉक्टर देखता है टोकर, समझ में आ रहा है ना? नसवा पकड़ लेगा, नस को नाड़ी, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है तो हृदय के बराबर। वह चेक करते हैं कि हार्ट अटैक कैसा है, मतलब हृदय जो है इनका पंपिंग क्या है। अच्छा जी, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य में रक्त पाया जाता है। कितना? 5 से 6 लीटर। बहुत बढ़िया। रक्त होता है तो एक तरल संयोजी ऊतक। रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक। हीमोग्लोबिन है बाबू, तो मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? हीमोग्लोबिन। मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन नहीं है तो यह कुछ अम्लीय होता है, नहीं।
हीमोग्लोबिन जो होता है क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है, यानी यह अम्लीय नहीं होता है, यह क्या होता है? क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक, सुनिएगा ध्यान से। रुधिर वर्णिका के संबंध में, रुधिर वर्णिका यानी हीमोग्लोबिन के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो सही कथन को सुनिएगा। इसमें लौह होता है, लोहे की मात्रा होता है, सही बात है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, हीमोग्लोबिन के चलते ही रक्त क्या होता है? लाल रंग का होता है। अच्छा, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, यानी ऑक्सीजन को फ्लो करता है, प्रवाहित करता है, सही बात है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का प्रवाहित करना। मानव शरीर में ऑक्सीजन का क्या काम है बाबू? तो सॉरी, हीमोग्लोबिन का क्या काम है? तो ऑक्सीजन को प्रवाहित करना। ठीक है। क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन एवं मायोग्लोबिन में से वह प्राकृतिक पदार्थ जिसमें लोहा विद्यमान होता है वह कौन होता है? तो मायोग्लोबिन। कौन? मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में लोहा विद्यमान होता है। ठीक। वह प्राणी जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है वह कौन है? केंचुआ। यानी वह प्राणी जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, यानी उस केंचुआ जो होता है ना, इसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का ही विलय हो जाता है। ठीक है। वह कौन सा प्राणी है बाबू? केंचुआ। रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का रंग होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त शरीर में यह कार्य करता है कौन बाबू? तो सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ठीक। मनुष्य का औसतन रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो 120/80। अब ब्लड प्रेशर को किससे मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा। ब्लड प्रेशर को किसके माध्यम से मापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120/80। रक्तचाप का मापक यंत्र क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर, हम बता दिए। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mg है, 140 mmHg है, तो इसका उल्लेख है कि Hg से तात्पर्य है मरकरी से। Hg क्या बताता है? मरकरी, पारा जिसको आप लोग कहते हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाएंगे ना तो उसका रक्तचाप क्या, रक्त दाब क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है। यही चलते दोस्त बूढ़ाओ लोग बिजुक जाते हैं। गंगा दें तो नहीं, लड़का जो होता है लड़का सब बाबा के बिजुका के भाग जाएगा। मार वहीं पर गाड़ी दे दिया जाए। समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब है कि बूढ़े होने पर या किसी व्यक्ति को चिड़चिड़ापन खूब आएगा। बूढ़ा व्यक्ति तुरंत हीट हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। कहाँ है कि उनका बीपी ज़्यादा बढ़ा रहता है, बीपी ज़्यादा बढ़ा रहता है। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसीलिए जवानों में कितना क्या होता है, जितना नमक फाँकेगा बोरा के बोरा तक क्या होगा। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाते हैं तो सामान्यतः उसका रक्तचाप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। नीचे दिए गए रक्त दाब का मान दिया है तो श्रीमती के रक्त दाब कितना होता है बाबू? श्रीमती यानी एक्स का रक्त दाब कितना होता है? 90/60। 90/60। और श्री कहेगा एक्स तो 160/120। 160/120। अगर श्री कहेगा बाई तो 120/80। 120/, अगर श्रीमती बाई होगा तो 140/100। 140/100। अभी मामला क्या है कि इसमें रक्त दाब सामान्यतः है तो श्री वाई का, यानी किस व्यक्ति का रक्त दाब सामान्य है तो श्री वाई का। यानी कहने का मतलब है बाबू कि 120/80 जो है ना उनका रक्त दाब क्या है? सामान्य है। ये चीज़ कहना चाहता था, इतना घुमाया है। ये नहीं कहता कि सामान्य रक्तचाप कितना होता है तो 120/80। श्रीमती श्रीमान करके दिया है दोस्त, क्या कीजिएगा। हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है बाबू? हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक। रक्त दाब अगर वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। हमारे शरीर में रक्त का जो दाब होता है वह क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगर कम होता तो नसबे फाट जाता। नसबे अगर वायुमंडलीय दाब से कम होता तो ही नसबे फप खून फेंकने लगता। इसीलिए बहुत ऊंचाई पर चढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है, जिससे हई नसवा फट जाता है। नस फटने का नहीं सुने हैं कि बहुत आदमी ऊंचाई पर चढ़ता है तो क्या हो जाता है? मुँहवा से ब्लड आने लगता है। कारण क्या है? अंदर से बाहर नसवे काम नहीं करेगा, फेंकने लगेगा कूला में। ठीक है, खून रक्त।
मानव रक्तदान के लिए वह रक्त समूह जो सार्वत्रिक दाता है, यूनिवर्सल डोनर कौन है बाबू? तो ओ माइनस, ओ नेगेटिव। ज़्यादा लड़का को पता नहीं रहता है कि वो पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ओ नेगेटिव जो होता है ना दोस्त, वह यूनिवर्सल डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है? ठीक, तो ए बी कौन होता है? ए बी। ए बी में कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी नहीं होता है। ओ नेगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, कोई भी एंटीजन। बहुत बढ़िया। आइए, ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। अभिकथन है, कारण सुनिएगा, रक्त समूह ए बी के लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है तथा इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन यानी एग्लूटिनेशन नहीं होता है। देखिए, ये सही है परंतु आर गलत है। कहने का मतलब है बाबू कि ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, यह सही है, यह सही है। लेकिन ए बी के लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, नहीं, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। बहुत बढ़िया। आइए, तो रक्त समूह की खोज किसने किया था बाबू? रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। किससे? एक प्रकार के बंदर से। चलिए दोस्त, आगे हम लोग इतिहास में बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, महात्मा गांधी किससे बाबू? तो दांडी मार्च से कौन संबंधित है? महात्मा गांधी। दांडी मार्च कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। कब कंप्लीट हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। ठीक, 12 मार्च से शुरू हुआ था, 6 अप्रैल तक चला था। टोटल दूरी कितना? 383 किलोमीटर या 241 मील। 241 मील। कोई दिक्कत? साबरमती से दांडी तक यह क्या चला था? यह यात्रा तय किया गया था। जवाहरलाल नेहरू से कौन संबंधित है? तो लाहौर के कांग्रेस के पूर्ण राज्य की मांग, यानी लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1929 के। ठीक है, वह 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग किए थे, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक, लाल कुर्ती अभियान किसका था बाबू? तो खान अब्दुल गफ्फार खां का। लाल कुर्ती अभियान किसका था? खान अब्दुल गफ्फार खां। खुदाई खिदमतगार की रचना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फार खां। कौन से व्यक्ति थे प्रथम, कौन से ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिनको सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खां। वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से जुड़े हैं। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। अंग्रेजों के कर जो आरोपित था ना किसानों पर, उसके विरोध में, कर के विरोध में। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, सूरत की फूट, ये सब रेगुलेटिंग एक्ट के घटना के क्रम सुनिएगा। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था 1773 में। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। सूरत की फूट यानी सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। इसी में कांग्रेस ने नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया था। तो कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन कब हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा किया जा रहा था। रास बिहारी घोष द्वारा किया जा रहा था। कोई दिक्कत? अच्छा जी, और बताइए, कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन कब हुआ था? 1918 में। कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन कब हुआ था? 1918 में। कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जो एक गांव में हुआ था? फैजपुर अधिवेशन। डू यू अंडरस्टैंड? फैजपुर अधिवेशन कब हुआ था बाबू? 1937 में। 1937 में। कोई दिक्कत? बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता सर्वप्रथम महात्मा गांधी किए थे। कब? 1924 में। बेलगाम अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में। बेलगाम कहाँ है? तो कर्नाटक में। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी कांग्रेस के, सुनिएगा, महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में भाग कब लिए थे? 1901 में। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में। बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था 1917 में। उसके बाद में असहयोग आंदोलन 1920 में। दांडी मार्च 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन
1942 में। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कब? 8 अगस्त 1920 को, 42 को, सॉरी 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। सही क्रम सुनिएगा। होमरूल आंदोलन, होमरूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। होमरूल आंदोलन कब हुआ था? 1916। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1917 में, 1917 में। जलियांवाला बाग 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में ही। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में ही। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन कब आया था? गांधी इरविन समझौता 1931 में। एक क्रम हो गया। सही कथन सुनिएगा। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946 में। उस समय रेलवे मंत्री किसको बनाया गया था? आसफ अली को। किसको? आसफ अली को। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून पारित हुआ था जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे, यानी जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे तो प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून पारित किया गया था, जिसको कहते हैं पुरातत्व संरक्षण विभाग। क्या स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था। कोई दिक्कत है? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन कब किया था? 1905 में। ठीक है। अच्छा देखिएगा, रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। यानी अंग्रेजों को लगान न देने का आंदोलन यानी चलाने का आंदोलन किसने दिया था बाबू? तो श्रद्धानंद ने। किसने? श्रद्धानंद ने, स्वामी श्रद्धानंद ने। सुनिएगा, रानी दुर्गावती का संबंध किससे है? तो गढ़ा मंडल से। गढ़ा मंडल से किसका का संबंध है? रानी दुर्गावती का। महारानी अहिल्याबाई का संबंध है होलकर राज्य से। होलकर राज्य से। महारानी लक्ष्मीबाई का झांसी से। अब बेगम रजिया सुल्तान का दिल्ली से। बेगम रजिया सुल्तान का संबंध कहाँ से है? दिल्ली से। घटनाओं का सही क्रम सुनिए। बंग भंग लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। रॉलेट एक्ट 1919 में। ठीक। घटनाओं का सही कालानुक्रम तो लखनऊ समझौता, फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ था, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर खिलाफत आंदोलन 1919 में ही हुआ था। तो सुनिएगा, सबसे पहले रॉलेट एक्ट हुआ था, उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और फिर जाकर खिलाफत आंदोलन हुआ था। समझ में आ गया ना? घटनाओं का सही क्रम क्या है बाबू? तो एक अधिनियम के रूप में रॉलेट एक्ट विधेयक का पास होना, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, और 1919 में बीजी तिलक का निधन। 1919 में बीजी तिलक का निधन, गलती है ना? 1920 में बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था। तो आज के हम करेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना दोस्त? सुनिएगा ध्यान से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां नवीनतम सदस्य देश कौन बन गया है बाबू? चिली। कौन बन गया है? चिली। ISA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना कब हुआ था? 2015 में। कब? 2015 में। ठीक। इसमें कौन कौन देश मिलकर किया था बाबू? तो भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस ने मिलकर ISA का यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थापना किया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ISA का? तो गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? तो हरियाणा में। ठीक। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है बाबू? तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ISA का उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा का संबंध रिवाडा डॉल्फिन संरक्षण से है। रीवा डॉल्फिन से है। रीवा डॉल्फिन के संरक्षण से है। किसका बाबू? तो हाल ही में चर्चा में रही वैश्विक बोगोटा घोषणा पत्र का संबंध है रीवा डॉल्फिन से। किससे? रीवा डॉल्फिन से संबंधित है। ठीक है। यह घोषणा कोलंबिया से हुई है। चलिए दोस्त, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। उद्देश्य क्या है? तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। ये तो हो गया है ना? बताइए, सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रोंज जीता है। ब्रोंज जीता है। ब्रोंज मेडल कौन जीता है बाबू? तो भारतीय हॉकी टीम ने। ठीक। कौन सा? तो सुल्तान जोहर कप 2023 में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रोंज कप या ब्रोंज मेडल जीता है। यह मलेशिया में आयोजित हुई थी। जो यह सुल्तान जोहर कप का आयोजन कहाँ हुआ था? मलेशिया में। मलेशिया कहाँ की राजधानी है बाबू?
मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। मलेशिया की मुद्रा का क्या नाम है? रिंगगिट, रिंगगिट। आइए, यह मलेशिया में आयोजित हुई थी। इसमें गोल्ड जर्मनी ने जीता है, यानी जो सुल्तान जोहर कप 2023 जो हुआ था मलेशिया में, इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था? किसने? जर्मनी ने। और सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। सलीम टेटे का संबंध हॉकी से है। सलीम टेटे का संबंध किससे है? हॉकी से है, जो झारखंड की रहने वाली है। सलीम टेटे का संबंध हॉकी से है, जो झारखंड की रहने वाली है। हाल ही में मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट यूएनडीपी ने जारी की है। किसने जारी किया है बाबू? यूएनडीपी ने। इस रिपोर्ट के अनुसार गरीबी कम हुई लेकिन असमानता बढ़ी है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है कि गरीबी कम हुई है, असमानता बढ़ी है। तो पूछेगा आपसे कि मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट यूएनडीपी ने जारी किया है। तो यूएनडीपी की स्थापना कब हुआ था? 1965 में। 1965 में यूएनडीपी का स्थापना हुआ था। ठीक, यूएनडीपी की स्थापना हो गया। यूएनडीपी के तहत ही महबूब उल हक के कहने पर, महबूब उल हक के द्वारा एचडीआई इंडेक्स 1990 से जारी होता है, 1990 से प्रकाशित होता है। एचडीआई क्या होता है बाबू? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई इंडेक्स क्या कितने सूत्र पर आधारित होता है? तो 3, जीवन प्रत्याशा, पर कैपिटा इनकम और प्रति व्यक्ति शिक्षा। ठीक, जीवन प्रत्याशा जिसको क्या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, पर कैपिटा इनकम हो गया, जीवन प्रत्याशा हो गया, आज शिक्षा हो गया। ठीक है, ये 3 चीज़ पर डिपेंड करता है। कौन सा? तो एचडीआई इंडेक्स। अच्छा, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध भूटान से है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ऑल क्लियर का संबंध किस देश से है बाबू? भूटान से। भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा के नाम नीलगढ़। भूटान के नरेश 3 दिन की यात्रा पर असम में आ रहे हैं। असम में, भारत के असम में 3 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं। ठीक, भूटान नरेश का नाम क्या है बाबू? तो नामग्याल वांगचुक, नामग्याल वांगचुक। कहाँ के नाम है? तो भूटान के नरेश का नाम है, यानी वहाँ पर भूटान में राजा होते हैं, भूटान में राजा होते हैं। हाल ही में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए ATMAN 8वां उत्कृष्टता केंद्र IIT कानपुर ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है बाबू? IIT कानपुर ने लॉन्च किया गया है। खुद ही कहा था IIT कानपुर ने लॉन्च किया है। यह PM 2.5 की जांच करेगा, यह PM 2.5 की जांच करेगा। खुद ही कहते हैं हाल ही में लीप अहेड पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना औद्योगिक मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में लीप अहेड पहल किसने जारी किया है बाबू? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना औद्योगिकी मंत्रालय ने जारी किया है। उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप को बढ़ावा देना। उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप को बढ़ावा देना। स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। कोई दिक्कत? आइए, हाल ही में भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन साथ है? सॉरी, हाल ही में भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन सी हो गई है? तो साब कंपनी। कौन सा? साब कंपनी। कंपनी के नाम साब है, साब कंपनी है। ठीक है, यह रॉकेट निर्माण करेगी, यह रॉकेट निर्माण करेगी। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद 2023 में शर्मानकशा यानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया? तो ये शर्मानकशा जगह का नाम हुआ, कहाँ पर है बाबू? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रतिवर्ष कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को। कब? 7 नवंबर को प्रतिवर्ष कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगर कहेगा कि विश्व कैंसर दिवस तो 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को। कोई दिक्कत है? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मिलते हैं अगले डे नेक्स्ट क्यूज में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। और मेरा कल का क्वेश्चन रहेगा कि बताइए कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कैंसर का अध्ययन किसमें किया जाता है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आएगा तो हम अगले दिन क्विज में ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।